धन्यवाद जी। अब मैं वक्तव्य देने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। आपने युवावस्था में ही कविता को अपना क्षेत्र बना लिया था। आपकी पहली कविता संग्रह एक रंग ठहरा हुआ 2010 में प्रकाशित हुई थी और दूसरी कविता संग्रह शांति पर जो 2024 को प्रकाशित हुई थी। साथ ही आप लक्ष्मण प्रसाद मंडलोई स्मृति सम्मान से भी सम्मानित है। हमारा यह सौभाग्य है कि आज वक्ता के रूप में आप हमारे साथ उपस्थित हैं। आपका विषय है भारतीयता की वैकल्पिक धारणा और आदिवासी कविता। सभा की माननीय अध्यक्षा प्रोफेसर शशि मुदिराज जी, मंच पर मेरे साथी वक्ता, उम्र में मुझसे बड़े मेरे साथी प्रोफेसर भरत प्रसाद जी, मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर मंजुनाथ जी, पूर्णिमा जी, मंच के सम्मुख सभागार में मौजूद अनेक वरिष्ठ जन, प्रोफेसर रवि भूषण जी, प्रोफेसर आर शशिधरन जी, प्रोफेसर पी रवि जी, आदरणीय रणेंद्र जी, भारती जी, राकेश कुमार सिंह जी, उषा जी, दिव्या जी, निरोशा जी, उज्जवल जी और राधामणि जी और कोलनचेरी हिंदी विभाग के सभी सम्मानित सदस्य, सिंधु द्वय। खाने के बाद का समय बहुत कठिन समय होता है, क्योंकि खुद को नींद आती रहती है और सामने वाले को भी नींद आती रहती है और इस बीच में आपको कुछ कहना होता है। दूसरी बात यह है कि 4:30 तक हमें ख़त्म करना है और आप देख रहे हैं कि एक बड़ी गैलेक्सी मंच पर मौजूद है, तो उसका भी ध्यान रखकर बातें कहनी है। एक कठिन विषय है मेरे लिए और मैंने खुद ही चुना है कि मैं इस पर कुछ सोचना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। क्या है भारतीयता और वे कौन सी भारतीयताएं हैं जो पहले से मौजूद हैं, उपस्थित हैं, और कौन सी भारतीयताएं वैकल्पिक भारतीयताओं के रूप में सामने आ रही हैं या सामने आ सकती हैं, या भारतीयता की प्रचलित अवधारणाओं के समानांतर कौन सी अवधारणाएं अपनाई जानी चाहिए। मूलतः यह प्रश्न मेरे दिमाग में है। जब मैं भारतीयता के बारे में सोचना शुरू करता हूं तो मुझे सबसे पहले यह बात समझ में आती है कि भारतीयता एक कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा, एक हाइपोथेसिस, एक इमेजिनेशन के रूप में मूलतः औपनिवेशिकता का बाय प्रोडक्ट है, उप उत्पाद है। या तो उसके दबाव में, उसके अनुगमन में भारतीयता की धारणाओं का निर्माण हुआ है, या उससे संघर्ष करते हुए, उसका प्रत्याख्यान करते हुए, उसकी प्रतिक्रिया में भारतीयताओं की कुछ दूसरी अवधारणाओं का निर्माण हुआ है। इस तरह से पिछले लगभग 200 वर्षों में जिस तरह की भारतीयताएं उपस्थित होती हैं या भारत के संबंध में जो धारणाएं उपस्थित होती हैं, वो अनिवार्य रूप से औपनिवेशिक दबावों से जुड़ी हुई रही हैं। जो लोग ये सोचते हैं, भोले लोग, सीधे लोग, सरल लोग, कि 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का अर्थ औपनिवेशिकता से भी मुक्ति रहा है, उनके लिए तो मुझे कुछ नहीं कहना है। पर 15 अगस्त 1947 के बाद भी, औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के बाद भी औपनिवेशिक संकल्पनाएं, औपनिवेशिक विचार, ज्ञान मीमांसाएं, औपनिवेशिक और तमाम चीजें हमारे ऊपर प्रभावशाली तरीके से उपस्थित रही हैं। इसलिए वो किसी न किसी रूप में वो दबाव आज 2024 तक भी हमारे ऊपर चला आता है। मुझे सहज ही ये बात समझ में आती है कि औपनिवेशिक स्वामियों के मन में जो
कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया था, उनके दिमाग में जो इंडिया एग्जिस्ट कर रहा था, जिसको जीतने के लिए, उपनिवेश बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए, जिसको सभ्य बनाने के लिए वो भारत आए थे, मिशन सिविलाइजेशन जिस इंडिया में होना था, और अंततः जो भारत हमने रिसीव किया, बनाया, अभिग्रहित किया, जिसे, वो भारत अपने मोटामोटी मौलिक रूप में उसी इंडिया का एक भारतीय नामांतर था। और ये जो भारतीयताएं हैं, ये उसी भारत से जो मूलतः उस कॉलोनियल इंडिया से उस निकली हुई चीज थी, उसी से इसका संबंध है। शब्द भारत आपको मिल जाएगा पुराने साहित्य में। इतनी बड़ी किताब है पूरी दुनिया में, बड़ी किताबों में से एक किताब महाभारत, जिसका प्रारंभिक नाम विद्वान कहते हैं भारत था, और प्रारंभिक नाम जय काव्य था, फिर भारत हुआ, फिर महाभारत हुआ। ये जो महाभारत में भी भारत है, या और भी जगहों पर भारत शब्द आपको मिलेगा, जैसे कि राष्ट्र शब्द भी आपको संस्कृत में, पुरातन साहित्य में, खासतौर पर लौकिक साहित्य में आपको मिल जाता है। लेकिन वहां वो भारत का ये अर्थ नहीं है जो आप कंपनी राज के दरमियान इंडिया, वही रेड इंडियंस वाला इंडिया और फिर इंडिया, ये वाला जो इंडिया है, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं था। वहां तो भारत से सीधा मतलब भरत के पुत्रों से, भरत के वंशजों से, या भरत की जमीन से था। राजा भरत, जैसे कुरुवंश की नींव पड़ती है, दमयंती, शकुंतला और विश्वामित्र के पुत्र भरत से संबंध है उसका। पाश ने, दुष्यंत और शकुंतला, पाश ने अपनी के कविता में इसका प्रत्याख्यान किया है कि मेरे लिए भारत का वो अर्थ नहीं है। उनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है, शुरुआती कविता, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे लिए भारत का अर्थ उन बेटों से है, उसके उन बेटों से है जो आज भी छाया देख, पेड़ों की छाया देखकर समय की माप करते हैं। पाश ने ऐसा कहा, मेरे लिए भारत का अर्थ दुष्यंत और शकुंतला से, भरत से नहीं है। तो शब्द होने के बावजूद महाभारतकार को इस भारत का पता नहीं था। रामायण के रचयिता को, यदि यह मान लिया जाए कि वो वाल्मीकि नाम के कवि थे, उनको इस भारत का पता नहीं था। वैदिकों को, उपनिषदकारों को, बुद्ध को, महावीर को, भरत जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखा, पाणिनि और संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों के रचयिताओं और तमाम लेखकों, कवियों को, कबीर, तुलसी को, सूर को, बिहारी को, घनानंद को, यहां तक कि 1830 में जिनकी मृत्यु हुई, ऐसे पलटू दास को भारत के बारे में पता नहीं था। उनके मन में भारत की कोई संकल्पना नहीं थी। नजीर अकबराबादी और पलटू दास दो ऐसे कवि हैं जिनकी मृत्यु 1830 में हुई, वो भारत को नहीं जानते थे, इस भारत को नहीं जानते थे, जबकि कॉलोनियल इंडिया जन्म ले चुका था। तो यानी कि ये जो पूरी की पूरी धारणा है, भारत की धारणा और भारतीयता की धारणा, ये कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है। फिर ये भी बात बहुत सरल तरीके से समझ में आती है कि ये जो भारत है और ये जो भारतीयता है, ये जो आधुनिक भारत है, जो पहले मॉडर्न इंडिया, जो कॉलोनियल इंडिया था, उसका पूरा कॉन्सेप्ट मूलतः एक नेशन स्टेट की संकल्पना से जुड़ा हुआ है। ये जो नेशन स्टेट की संकल्पना है, जिससे कि भारत की संकल्पना जुड़ी हुई है, जो भी तमाम भारतवाद है, जो 19वीं शताब्दी में बहुत ही पावरफुल एक डिस्कोर्स था इंडोलॉजी का, वहां वो एक कल्चरल इंडिया के रूप में वो इमर्ज करता है धीरे धीरे। पॉलिटिकल इंडिया के पैरेलल, समानांतर एक कल्चरल इंडिया इमर्ज करना शुरू करता है 19वीं शताब्दी के इंडोलॉजी डिस्कोर्स में, या इंडिया संबंधी डिस्कोर्स में। तो ये जो राष्ट्र राज्य है, राष्ट्र राज्य की जो रचना, हम सब साधारण पढ़े लिखे लोग ये मानते हैं कि राष्ट्र राज्य की रचना आधुनिक युग में कंपनी राज में और उसके बाद फिर शुरू होती है। कुल मिलाकर
ये जो नेशन स्टेट के रूप में इंडिया का उदय है, भारत का उदय है, जिसे अंततः हमने 1947 में एक दूसरे अर्थ में प्राप्त किया, उसका संबंध औपनिवेशिक युग से है। तो ये जो इंडिया है, जो भारत है, आप देखेंगे कि इसकी संरचना में, भौगोलिक संरचना में परिवर्तन आते रहे। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि राजनैतिक संकल्पना इंडिया की जो है, उसके साथ जो कल्चरल सांस्कृतिक संकल्पना जो 19वीं शताब्दी में इमर्ज कर रही है और वो आज तक चली आ रही है, ये जो पूरी की पूरी हाइपोथेसिस है, ये जिस ज्योग्राफिकल इंडिया, भौगोलिक भारत पर टिकी हुई है, ये भौगोलिक भारत की संरचना में परिवर्तन आता रहा है। अभी बहुत अच्छी बात रणेंद्र जी ने कही कि यार आखिर कैसा क्यों है कि जो भारत का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, वहां युगों की सारी संकल्पना गंगा के ऊपर की संकल्पना है। गंगा जहां बहती है, उससे ऊपर के भारत का इतिहास पढ़ाया जा रहा है मोटे तौर पर। और उसके जो सीमांत हैं, उससे जो बाहर जो भारत है, जो वैसे भारत में शामिल है। आप भारत का इतिहास पढ़िए, आपको नहीं, स्कूल के बच्चों को उत्तर भारत में नहीं पता चलता कि केरल भी कोई भारत है, और केरल में भी कुछ होता था। महाबली नाम का कोई ऐसा महान व्यक्तित्व जिसको याद करके ओणम जैसा त्योहार मनाया जाता है, और हर केरल वासी जिसे मनाता है, उसका कोई अस्तित्व है ये भारत के इतिहास में? यहां तक कि जो सो कॉल्ड कल्चरल है उसमें भी नहीं है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, लेकिन वो टिकी हुई है जिस चीज पर, वो एक भौगोलिक भारत है, जिस भूगोल का निर्माण नेशन स्टेट की एक आधुनिक होती संकल्पना के तहत अल्टीमेटली कॉलोनियल जमाने में हो रहा था। तो 1757 से शुरू करिए, 1857 पे आइए, 1905 पे आइए, 1947 पर आइए, 1961 जबकि गोवा भारत का राज्य बना, हिस्सा बना, और अंत में 1975 जब सिक्किम एक जनमत संग्रह के द्वारा भारत राष्ट्र राज्य में शामिल किया गया, वहां तक इसकी भौगोलिक संरचना में परिवर्तन आते रहे। पर आप सोचिए कि 1961 में जब गोवा भारत का अंग बना और 1975 जब सिक्किम भारत का अंग बना, तो भारत की वो जो संकल्पना है उसमें कोई परिवर्तन आया क्या उसमें जुड़ा कहीं गोवा? क्या उसमें सिक्किम के आदिवासी कहीं जुड़े? क्या उन्होंने कुछ ऐड किया उसमें? नहीं, उन्होंने कुछ भी जोड़ा नहीं। तो जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो हो गया था 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में, उसका कोई भी असर इन सारी गतिविधियों से नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि उसका सीधा संबंध, वो जो आइडिया है, भारतीयता का जो आइडिया है, उसका संबंध भारत के ताकतवर लोगों से है। और ये जो भौगोलिक भारत के भीतर जो ताकतवर लोग हैं, और ये ताकत कोई हमेशा आर्थिक ताकत नहीं होती। कई बार लोगों के पास आर्थिक ताकत नहीं होती, लेकिन उनके पास दूसरी तरह की ताकतें होती हैं। आप कोई भी आदमी बोलता है तो वो कहता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कभी किसी ने इसे उलट कर नहीं कहा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ऐसा कोई नहीं कहता। यानी वर्ण व्यवस्था में भी जो मुंह से निकलती है क्रोनोलॉजी, क्रम, अनजाने जो निकलती है, और यहां तक कि जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, प्रतिरोधी हैं, उनके मुंह से भी निकलती है, तो ब्राह्मण सबसे पहले ऊपर होता है। जबकि हम इतिहास के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि ब्राह्मण भारतीय इतिहास में कभी भी प्रथम वर्ण नहीं रहा। वो सामाजिक रूप से कभी भी स्वीकृत नहीं रहा कि ब्राह्मण प्रथम वर्ण है समाज का। और ब्राह्मणों और क्षत्रियों में निरंतर संघर्ष रहा है, प्रथम वर्ण का संघर्ष। और किसी भी भाग के क्षत्रियों ने कभी भी ब्राह्मणों को प्रथम वर्ण के रूप में तब तक स्वीकार नहीं किया जब तक कि ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपनी शक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया। यानी ब्राह्मण प्रथम वर्ण तब हुए जब वह दरबार के अंग हो। लेकिन इसके बावजूद वो जो कॉन्सेप्ट है, तो ये जो ताकतवर लोग हैं भारत के, उन्होंने उस भारतीयता का, उस भारत की संकल्पनाओं का निर्माण किया। और इस सब के बीच में वो अध्ययन करना बहुत जरूरी है कि कैसे जर्मनी लोग जो कभी भारत नहीं आए, कि कैसे फ्रेंच लोग, नीदरलैंड के लोग, डच लोग,
जो कभी भारत नहीं आए, वो इस भारत के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, जिससे कि ये भारतीयता की समूची संकल्पना उसके अंदर जुड़ी हुई और जोड़ रही थी। और भारत के लोग उन सबको पढ़ पढ़कर भारत की धारणा बना रहे थे। एक कोई आचार्य हुए हैं 19वीं शताब्दी में, कवि संस्कृत के, नाम मैं भूल गया हूं, शायद पंडित गोकुल प्रसाद त्रिपाठी, ऐसा ही कुछ नाम है, कुछ मथुरा प्रसाद त्रिपाठी भी हो सकता है। उन्होंने मैक्स मूलर की प्रशंसा में संस्कृत में 100 श्लोक लिखे। आप सब जानते हैं मैक्स मूलर को ब्राह्मणों ने उत्तर भारत में क्या गरिमा प्रदान की, और क्या क्या नए नामों से, और ऋषि का। ऐसा क्यों कर रहे थे वो सब ब्राह्मण? क्योंकि जो मैक्स मूलर देख सकता था, एक उदित होते हुए नेशन स्टेट के भीतर जो कल्चरल आइडेंटिटी चाहिए उसको, वो बनारस के ब्राह्मण या पटना के ब्राह्मण या उनसे भी ज्यादा ताकतवर मिथिला के और बंगाली ब्राह्मण नहीं देख पा रहे थे। तो ये जो भारतीयता की संकल्पनाएं हैं, ये बहुत बहुत हद तक उस वर्चस्वशाली शक्तिवानों के से जुड़ी हुई हैं जो भौगोलिक भारत और कॉलोनियल भारत और तमाम इस सब से जुड़ी हुई है। अब देखिए, भौगोलिक भारत भी एक बहुत बड़ी समस्या है भारतीयता के बोध में, कैसे पैदा करता है। जब अंग्रेजों भारत छोड़ो कह रहे थे 1942 में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो भारत का जो अर्थ था और उस भारत में भारतीयता का जो अर्थ था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, कौन सा भारत, कौन कौन सा भारत उसमें था, वो 13-14 अगस्त 1947 तक तो वो था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन वो 16-17 अगस्त को वो नहीं रह गया। क्या ये जो भौगोलिक परिवर्तन आया, इसने क्या हमारे उस भारतीयता के नोशन को प्रभावित किया कि पंजाब का एक टुकड़ा, सिंध और बलूचिस्तान और गिल्टिस्तान का एक टुकड़ा निकल कर, यहां तक कि गुजरात का एक हिस्सा उधर चला गया, वो अब कभी के लिए भारत नहीं रहा? क्या उसने हमारी भारतीयता की अवधारणा पर कोई भी परिवर्तन किया? कुछ कमी आई उससे? और जवाब मिलेगा, नहीं आई। तो इसका मतलब है कि हमने एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट भारत के अंदर इमर्ज हो गया था 19वीं और 20वीं शताब्दी में, जो तमाम तरह की राजनीतिक और भौगोलिक घटनाओं के बावजूद जो प्रभावशाली हैं, जिनसे वो बना है, यानी भौगोलिक भारत ही मूल है, लेकिन नेशन स्टेट ही मूल है, लेकिन उसके कारण उस आइडिया में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्या है भारत? किसी से भी पूछिए भारत क्या है, तो आपको बहुत तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिलेगी। ये है भारत, वो है भारत, ऐसा है भारत, वैसा है भारत। ये मैं समझता हूं एक बहुत ही गांव में पैदा हुए, एक किसान परिवार में पैदा हुए एक व्यक्ति की तरह, कि भारत देशों का एक समूह है। और ध्यान देंगे कि मैं राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, देश शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जानबूझकर। और ये देश क्या है? हमारे स्वतंत्रता संग्राम में देश और राष्ट्र दोनों समानार्थी शब्दों के रूप में इस्तेमाल होते रहे हैं। वो एक उलझन है हिंदी के सामने, लेकिन मैं उसे देश कह रहा हूं और राष्ट्र अलग चीज है। श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत राष्ट्र राज्य के प्रधानमंत्री हैं। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, देश में प्रधानमंत्री नहीं होता है। देश क्या है? देश एक कल्चरल यूनिट है, सांस्कृतिक इकाई है भारत में। इसलिए केरल एक देश है। हम सब जानते हैं कि जो त्रिवेंद्रम में जो केरल है, वो कासरगोड में केरल नहीं है। भाषा भी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं है, कल्चर में भी फर्क आ जाता है। उधर तमिलनाडु है, इधर कर्नाटक है, और दोनों मिलकर एक एक हिस्से में थोड़ा थोड़ा असर डाल देते हैं, लेकिन मोटा मोटी एक केरल एक देश है। मलयालम जिसकी प्रमुख भाषा है, उसके रूप चाहे जो भी हो। तो तमिलनाडु एक देश है। मेरा जहां तक मैं जानता हूं, नाडु का मतलब ही देश होता है। सही करेंगे, तमिल देश, तमिलनाडु मतलब तमिल देश। तेलुगु एक देश है, यानी जिससे आंध्र तेलंगाना बनता है। आंध्र तेलंगाना देश नहीं है, तेलुगु देश है। मलयालम देश है, कन्नड़ देश है, अवध एक देश है, ब्रज एक देश है। मैं जिस में पैदा हुआ, बघेलखंड एक देश है मेरे लिए।
एक कल्चरल यूनिट जिसकी सबसे प्रमुख पहचान है उसकी भाषा। अब आप देखेंगे कि जिस देश को केंद्र में रख देंगे आप, वैसी ही भारतीयता निर्मित होगी। अब भारत और भारतीयता का मतलब यदि संस्कृति है, पहनावा है, खान पीन है, तो हम जो खाना अभी खा कर आए हैं ये 500 किलोमीटर बाद नहीं खा सकेंगे। बनारस में तो बिल्कुल ही नहीं खा सकेंगे, वो एक दूसरे देश का खाना होगा। मेरी दादी अब नहीं है इस दुनिया में, जिले का अंतर था, वो दूसरे जिले से आई थी। पन्ना नाम का एक जिला है, छत्रसाल का और प्रणामियों का जिला, उस जिले से वहां आई थी। और सतना जो हमारा मेरे पिता का जिला है वहां, तो वो कहती थी ऊ देश में ऐसा होता है। यानी जिला बदल जाने से, 10 गांव, 15 गांव, 20 गांव बदल जाने से देश बदल जाता था। देश इतना फ्लेक्सिबल। ऊ देश क्यों कहती थी? क्योंकि ये बघेली था, वो बुंदेली था। तो जिस देश को आप केंद्र में रख देंगे, आप अवध को केंद्र में रख दीजिए, भारतीयता की पूरी धारणा बदल जाएगी। आप छत्तीसगढ़ को केंद्र में रख दीजिए, भारतीयता की अवधारणा बदल जाएगी। आप केरल को केंद्र में रख दीजिए, भारतीयता की अवधारणा बदल जाएगी, यदि देश केंद्र में होगा तो। पर यदि नेशन केंद्र में होगा, राष्ट्र राज्य केंद्र में होगा, तो भारतीयता की एक वैसी संकल्पना आकार लेगी जिसमें वो सारी उलझने शामिल होंगी जो देशों के एक संयुक्त परिवार में के राष्ट्र बनने से पैदा होती हैं। मैं उसके बारे में नहीं कहता कि वो सब कैसे होता है, वो बड़ा एक विचित्र किस्म का कारनामा है जो होता है। हम सब जानते हैं कि कहा गया है कि राष्ट्र मूलतः एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है जो उन लोगों के मन में होती है जो राष्ट्र बनाने की ट्रीटी यानी संधि में शामिल होते हैं। हम मिलकर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम बनाते हैं नेशन। और हमने एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका नाम संविधान है। उस पर वो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे और आपके बीच में, किसी भी एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच में। वो ट्रीटी है, कॉन्स्टिट्यूशन। उस ट्रीटी से हम बंधे हुए हैं, उस संधि से बंधे हुए हैं, इसलिए ये संविधान है। तो आप देखते हैं कि ये जो सारी उलझनों का मैं जिक्र कर रहा हूं, अंत में मुझे आना है आदिवासी कविता पर। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में जो भी भारतीयताओं की संकल्पना आकार लेती है, उसको मैं 4-5 प्रमुख भारतीयताओं के रूप में चिन्हित करना चाहता हूं। इसमें बहुत उलझने हैं, बहुत समस्याएं हैं, बहुत तरह की परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी मेरा प्रस्ताव है इस पर बातचीत हो सकती है। सबसे पहली भारतीयता है ब्राह्मण केंद्रित, ब्राह्मण परंपरा केंद्रित भारतीयता। ध्यान दीजिएगा कि मैं हिंदू नहीं कह रहा हूं। इस भारतीयता का निर्माण उन ब्राह्मण ग्रंथों से होता है जिन्हें एक अपरिवर्तनीय पाठ के रूप में और संस्कृति और धर्म के मूल आधार के रूप में और इस तरह जीवन पद्धति के मूल आधार के रूप में खास तौर पर उत्तर भारत के वर्चस्वशाली प्रभावशाली लोग स्वीकार करते हैं। यह जो भारतीयता की अवधारणा है, यह मूलतः वेदांत केंद्रीय है। यानी जो 9 दर्शन हैं भारत के, उसमें सारे 5 को परे आस्तिक दर्शनों को भी ये किनारे धकेलती है, 3 नास्तिकों को तो धकेलती है। और इसका सारा का सारा जो फिलॉसफिकल डिस्कोर्स है, इसके अंदर वो वेदांत सेंट्रिक है। बहुत आसानी से आप इसे हिंदू भारतीयता भी कह सकते हैं, पर मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि ये बहुत ही उलझन से भरा हुआ है। इसलिए मैं ब्राह्मण परंपरा केंद्रित भारतीयता कह रहा हूं, और ये है, एग्जिस्ट करती है, और सबसे पावरफुल ये रही है 19वीं और 20वीं शताब्दी में। दूसरी जो इसी के अल्टरनेटिव के रूप में एक आकार लेती है तो अल्टरनेटिव ही, क्योंकि वो ब्राह्मण परंपरा केंद्रित भारतीयता के समानांतर है, और वो है वैष्णव भारतीयता, जिसका केंद्र बिंदु भक्ति आंदोलन से प्राप्त विचार हैं और दर्शन है, और वो जीवन पद्धति है, वो जीवन शैलियां हैं जिन्हें भक्ति आंदोलन के 13 वर्षों के इतिहास ने भारत के भीतर पैदा किया। आदिवासियों के इलाकों के अपवादों को छोड़कर लगभग समूचे भारत में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में भक्ति आंदोलन किसी न किसी समय, किसी न किसी तरह से उपस्थित रहा है। और यहां तक कि आदिवासियों के भीतर भी, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड के भीतर
और कुछ मामलों में मणिपुर वगैरह में भी भक्ति आंदोलन का एक बहुत गहरा प्रभाव आदिवासियों पर भी पड़ा है, और आदिवासियों और भक्ति परंपराओं के बीच में एक तरह का संवाद भी कायम हुआ है। मैं उसको भी ध्यान में रखकर ये कह रहा हूं। असम में भी, नॉर्थ ईस्ट, तो ये जो भक्ति आंदोलन से निकला हुआ, भक्ति आंदोलन की कई धाराएं हैं, लेकिन मैं उसमें सेंट्रिक है, ये जो भारतीयता आकार लेती है ये वैष्णव सेंट्रिक है। विचित्र बात यह है कि ब्राह्मण केंद्रित भारतीयता में भी जो केंद्र बिंदु है वो वेदांत दर्शन है, और ये जो वैष्णव भक्ति दर्शन, वैष्णव भारतीयता है, इसके केंद्र में भी वेदांत दर्शन है। वेदांत ही अंतर। श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और पुराण, एक उपनिषद एक पुराण, इसके दर्शन के रूप में, और इसमें बात नहीं कहता, ये बहुत ही सकारात्मक पहलू इसके अंदर है, पर मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं, बस कहकर आगे बढ़ता हूं। आप इसको बस इस तरह देखिए कि आलवारों ने जो कुछ अच्छा कहा है, महाराष्ट्र के विट्ठल भक्तों ने जो कुछ कहा है, उत्तर भारत में तुलसी और सूर ने और मीरा ने जो कुछ अच्छा कहा है, वो सब इसके भीतर समाहित है किसी न किसी रूप में। और अहिंसा जैसी चीज, सदाचार जैसी चीजें इस भारतीयता में किसी न किसी रूप में शामिल है। तीसरी जो भारतीयता है, आप नाम बदल सकते हैं, मैं नामों के प्रस्ताव कर रहा हूं। तीसरी जो भारतीयता है उसका निर्माण शाक्त भारतीयता से होता है। अब मैं उसे शाक्त कह रहा हूं, आप चाहें तो इसे कुछ और नाम दे सकते हैं, क्योंकि मैं शाक्त नाम से इतना कन्विंस नहीं हूं, मैं खुद सहमत नहीं हूं। मेरा सीधा यह है कि जो भारत का जो प्राक समाज था, जो मूलतः मातृमुखी समाज था, और जो मूलतः वन देवियों, जल देवियों, आकाश देवियों और थल देवियों की पूजा करता था, यानी उनसे जुड़ा हुआ था, और हर गांव के अंदर एक डी है मां की, और देवी को मां से आइडेंटिफाई किया जाता था। आप उत्तर भारत के किसी, अभी रणेन जी आदिवासियों के बारे में कह रहे थे, मैं देख रहा था कि वो सारी की सारी चीजें सवर्ण ब्राह्मण परिवारों में के भी भीतर भी नॉर्थ के अंदर वैसे हैं, जैसे पुरखों की एक जगह आदिवासी के घर में है, तो पुरखों की एक जगह हमारे घर में भी है, जहां जो सो कॉल्ड कुल देवता है वो विराजते हैं, और वो बहुत ही हर मौके पर उनको वंदन करना, अभिनंदन करना उनको माना जाता है, और हर पवित्र अवसर पर उनको आमंत्रित करना अनिवार्य है। शादी होगी तो बिना उन्हें इन्वाइट किए, जितने पूर्वजों को औरतें जानती हैं घर की, फलाने गांव वाली बुआ, ढेमके वाले गांव वाली बुआ, यहाँ यदि कोई बुआ होती कोच्चि में, कोलनचेरी में रहती, तो वहां बैठी औरतें कहती कोलनचारी वाली बुआ आओ शादी में आओ, वो मर चुकी है 200 साल पहले, पर उसको भी बुलाते, वो सब है उसके अंदर। तो वो जो मातृमुखी समाज था भारत के अंदर, अभी भी है, यानी सारे पितृसत्तात्मक व्यवहारों के बावजूद अभी इसी समाज के भीतर, सारी पेट्रियार्की के बावजूद एक मातृमुखी समाज है। मेरे घर में भी है, मेरे गांव में भी है, और मेरे बगल वाले गांव में भी है। आर्थिक ताकत तो पिताओं के पास है, पर कल्चरल जो शक्ति है उससे वो माओं को बाहर नहीं निकाल सके हैं, माइयों को बाहर नहीं निकाल सके हैं। ये समस्या तो अभी भी उनके सामने है। मेरे घर से निकलेंगे तो काली माई की पूजा किए बगैर सर कोई जगह नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई पुरोहित नहीं है, कुछ नहीं है, पर आप वहां से सर झुकाए बगैर आप नहीं निकल सकते। ये तो बचा हुआ है, जिसकी महान और अद्भुत खोज चट्टोपाध्याय साहब का तो नाम लिया रणेन जी ने, लेकिन मैं एक और हिस्टोरियन का नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि चट्टोपाध्याय तो मूलतः हिस्टोरियन नहीं थे, फिलॉसफी के आदमी थे। वह है डीडी कोसंबी। डीडी कोसंबी का सारा काम पढ़ेंगे तो भारत का जो पूरा नोशन है ये मातृमुखता के बगैर नहीं हो सकता। यही वो बात है कि 1905 में जब भारत का पहला चित्र बना अवनींद्रनाथ टैगोर, तो भारत एक मां के रूप में देखी गई। ये मातृमुखता का एक उप-उत्पाद था, कल्चरल उप-उत्पाद था, जो भारत मां के रूप में आया, जिसके एक हाथ में वो धान की बाली भी थी उनके हाथ में। तो ये जो अवनींद्रनाथ चट्टोपाध्याय और राधा कुमार ने भारत स्त्री संघर्ष का इतिहास में कहते हुए बताया कि ये भारत पूरी दुनिया में नेशन स्टेट फादरलैंड है, लेकिन भारत जैसे मुल्कों में गिने चुने मुल्कों के अंदर वो मां का रूप ले लेता है, भारत मां हो जाता है। ये कारनामा कैसे होता है? सारी पेट्रियार्की के बावजूद ये हो जाता है, और 1907 से भारत माता की जय होने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं उस चीज की, तो ये जो मातृमुखी समाज हैं, उसमें केरल भी शामिल है, उसमें बंगाल भी, असम भी शामिल है, और हम सब हिंदी पट्टे वाले भी शामिल हैं। अभी हम निकाल नहीं पाए हैं सीता मैया को अपने दिल दिमाग से। द्रौपदी भी हमारी बहनों माओं के नाम हैं, इसलिए वो
तो वो जो भारतीयता है, उस भारतीयता का भी एक नोशन आपको मिल जाएगा। उसके बहुत सारे फिलॉसफिकल कल्चरल डिस्कोर्स आपको मिल जाएंगे, खासतौर पर बंगाली लेखकों के यहाँ तो वो बहुत ही पावरफुल तरीके से मौजूद है। चौथी भारतीयता, मैं लंबा कर रहा हूँ शायद लेकिन मैं नाम ले लेके बढ़ जाता हूँ। चौथी भारतीयता जो मेरे हिसाब से है, जो सबसे ताकतवर पावरफुल भारतीयता है, उसके पीछे खड़ी हुई है, वो भारतीयता है सूफियों और निर्गुणियों की भारतीयता, जिसका बेस सूफी और निर्गुण है, यानी मध्यकाल में जो निर्मित हुई है, जिसका कोई वैदिक प्रारूप नहीं है, जो बुद्ध तक भी नहीं जाते हैं, जो कहीं नहीं जाते, वो 1000 साल के भीतर भक्ति से इसका संबंध है। पर जो वैष्णव है वो वाला भारतीयता नहीं है, इसकी सूफी और निर्गुण भारतीयता है, जिसमें कबीर और बुल्ले शाह जो कहते हैं न हिंदू न मुसलमान न वैष्णव न शाक्त न शैव, वो भारतीयता उसके अंदर मिलती है। ये वो भारतीयता है जो अब तक की भारतीयता की मेरे हिसाब से जो सबसे पावरफुल धारणा है, जो स्वतंत्रता संग्राम में इमर्ज करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व जब गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोगों के हाथ में आता है, तब वो भारतीयता की अवधारणा इमर्ज करती है, और फिर जिसके सबसे बड़े संवाहक अंततः मोहनदास करमचंद गांधी जैसे लोग हैं। वो जो भारतीयता है, एक समावेशी, उदार, सहिष्णु, धर्मनिरपेक्ष भारतीयता, जो अंततः सबसे पावरफुल भारतीय है, जो फेडरल भारतीयता है, जिसमें भारत को देशों के समूह के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसकी एक अभिव्यक्ति इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। जब हम फेडरल स्ट्रक्चर स्वीकार करते हैं तो संघीय गणराज्य बनना स्वीकार करते हैं। वो भारतीयता फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद और तमाम दूसरे लोगों से आती है। ये दोनों भारतीयताएं, यानी सूफी निर्गुण भारतीयता और ये जो गांधी के नेतृत्व में जो भारतीयता है, ये दोनों भारतीयताएं मिलकर इस देश की, इस राष्ट्र की सबसे पावरफुल संकल्पना बनते हैं। और उसी के ऊपर आक्रमण है, और सब तरह की पहली, दूसरी, तीसरी अवधारणा का इस्तेमाल किया जा रहा है इस एक को काटने या निपटाने के लिए। ये जो पिछले 30 साल में हो रहा है ग्लोबलाइजेशन के बाद, जिस तरह की राजनीतिक विचारधारा भारत भर में और अब केरल में भी, जब मैं पिछली बार आया था तब केरल वाले गर्व से 1 साल पहले ऐसे करके कह रहे थे। मैं कह रहा था इतना नहीं है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पर वो कहता रहे नहीं, केरल में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन केरल में हो गया है, अभी कल को बढ़ भी सकता है, उसको और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आप दूसरे जो उदाहरण है उनसे आप देखेंगे तो भारतीयता की एक जो धारणा चल रही है, जिसका आधार कोई धर्म नहीं है, धर्म का तो सिर्फ नाम लिया जाता है। हम सब यहां जो बैठे हैं ऊपर, मेरे ख्याल से सब उसी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, माने ना माने। कुछ प्यारे बच्चे हैं, ओबीडियंट बच्चे हैं, और कुछ उद्दंड बच्चे हैं, पर हैं तो वही। कुछ बहिष्कृत हैं जिनको माँ अपना प्यार नहीं देती है, बाहर कर दिए जाते हैं, पर हैं तो वही। ये जो भारतीयता है, जो इस भारतीयता पर अटैक कर रही है, उसका आधार कोई धर्म नहीं है, और मैं उसे एक भारतीयता के रूप में अभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये जो 5 प्रमुख भारतीयताएं हैं, इस भारतीयता के भीतर से ही एक नई भारतीयता इमर्ज कर सकती है, क्योंकि वो बहुत सारे सवालों को पहले एड्रेस नहीं कर सकी है, और उसी में आदिवासी जो साहित्य है, दर्शन है, इतिहास है, जो परंपराएं हैं, संकल्पना है, जो जीवन पद्धति है, और सब कुछ का उसके अंदर समावेश हो सकता है। ये बात कहना बहुत जरूरी है कि ये जो चौथी और 5वें नंबर की पावरफुल भारतीयताएं हैं, जिनके बीच में एक गठजोड़ है, क्योंकि गांधी उस गठजोड़ के सबसे बड़े वाहक हैं, सूफी निर्गुण भारतीयता और समावेशी आधुनिक धर्मनिरपेक्ष भारतीयता के बीच में। क्योंकि गांधी एक तरह के सूफी हैं, गांधी एक तरह के निर्गुण हैं, और गांधी एक तरह के वैष्णव हैं, इसलिए वो ये कर पाते हैं कारनामा। लेकिन ये भारतीयता जो अल्टरनेटिव भारतीयता जिसकी जरूरत है, वो एक किसान भारतीयता है, जो किसी भी तरह के इस तरह के रिलीजियस और फिलोसफिकल सोर्स को
मानने से इनकार कर दिया। यानी मेरे परदादा जो एक किसान थे, मेरे दादा जो एक किसान थे, मेरी नाना और मेरे परनाना जो एक किसान थे, कहने के लिए वो एक खास धर्म के लोग थे, क्योंकि जब जनगणना होती थी तो उन्हें उसी के भीतर कैटेगराइज किया जाता था। पर बनारस के जो उस हिंदू धर्म को मानने वाले उसके प्रकांड पंडितों से उनके जीवन में कोई मेल नहीं था, दूर दूर तक कोई मेल नहीं था। कास्ट तो थी, वर्ण और गोत्र और जाति का पूरा सेंस तो था, पर जो रिलीजन का सेंस है वो उस तरह का रिलीजन का सेंस कहीं दूर किनारे बस यूं ही था, जैसे कभी कभी वो कपड़े की तरह पहन लेते थे जरूरत के अवसरों पर, बाकी वो फ्री रहते थे, स्वतंत्र लोग थे। तो एक किसान भारतीयता और एक आदिवासी भारतीयता, और मैं इस बात को हमेशा बहुत ही पुरजोर तरीके से कहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो आदिवासियत का सारा डिस्कोर्स है, वो डिस्कोर्स किसान के बगैर नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि आदिवासी का सबसे बड़ा सगोतिया भाई जो हर जगह उसके साथ खड़ा हुआ है, खड़ा था बराबरी से, और जिससे बहुत मिलता है दोनों का, माने 50% तो बिल्कुल आसानी से मिलता है, वो किसान है भारत का। एक आदिवासी जो एक खेती करने वाला आदिवासी है और एक खेती करने वाला जो किसान है, उन गांवों में आप चले जाइए, हमारे इलाकों में आप चले जाइए जहां अब आदिवासियों के पास जंगल नहीं है, नदियां नहीं है, वो जगह नहीं है, और पिछले 250-300 साल से नहीं है, और वो रह रहे हैं। जैसे कोल, हमारे यहाँ के सबसे प्रमुख आदिवासी कोल ट्राइब्स हैं, वो कहाँ रहते हैं? उनके पास अब जंगल नहीं है, हमारे ही गांव के आसपास अपने गांव में वो रहते हैं। इसलिए एक सहजीवन किसानों और आदिवासियों के बीच इस भारत में पिछले 300-350 सालों से लगातार, और यह बात मत भूलिए कि जब आप जल जंगल जमीन कहते हैं तो सिर्फ आदिवासी नहीं टारगेट में है, पूरी दुनिया का किसान टारगेट में है। पूरे का पूरा फ्यूडलिज्म का इतिहास 1400 वर्षों का अंततः क्या था? भूमि पर नियंत्रण का ही तो था। तब जमीन परती पड़ी हुई थी, लेकिन अब जमीन उपजाऊ है, उसे उपजाऊ बना दिया गया है, और अब सारा का सारा टारगेट है भूमि पर नियंत्रण। धीरे धीरे खेती की जमीन कम होती जाएगी। कॉलेंचेरी में हो चुकी है, हर आदमी के पास 2 बड़े घर हैं, 2 बड़े घर बनाने के बाद वो तीसरे घर के बारे में सोच रहा है, और खेती की जमीन खत्म हो रही है। सब हो रहा है। इतनी बड़ी दिल्ली कैसे बनी, इतना बड़ा मुंबई कैसे बना, इतना बड़ा कोलकाता कैसे बना, इतना बड़ा हैदराबाद, बेंगलोर कैसे बने हैं ये सारे के सारे महानगर? ये सब वही खेती की जमीन से विस्थापित करके लोगों को बने हैं। इसलिए टारगेट में है भूमि, क्योंकि जल भूमि में है, जंगल भूमि में है, और वो आदमी जो रहता है उस भूमि के ऊपर, जमीन वो भी उसी भूमि में है, जो किसान है, आदिवासी है। सबसे बड़ा संघर्ष पिछले 10 साल में किसी ने किया तो वो भारत के किसानों ने किया। और क्या ही बात होती कि हर इलाके का किसान उसमें उतनी ही ताकत से शामिल होता यदि भारत की 4 राजधानियां होती। दिल्ली के आसपास लोगों को सुविधा थी, वो इकट्ठे हो गए, एक राजधानी यहां भी होती तो यहां भी इकट्ठे होते लोग, क्योंकि वह कानून ऐसे थे कि लोगों को उकसा रहे थे वो। तो किसान और आदिवासी के सम्मिलन से जो भारतीयता का निर्माण होता है वो एक अल्टरनेटिव भारतीयता है। पर यह ध्यान रखिए कि इसके साथ उस भारतीयता का समावेश होना ही होगा जो भारतीयता 4थे और 5वें नंबर की भारतीयता जिसे मैं कह रहा हूं, यानी जिसका नेतृत्व गांधी, कबीर और बुल्ले शाह कर रहे हैं, यानी समावेशी धर्मनिरपेक्ष भारतीयता। मैं एक ऐसा अज्ञानी किस्म का आदमी, मेरा परिचय इस भारतीयता से कैसे हुआ, तो मैं कुछ किताबों के नाम आपके सामने लेना चाहता हूं कि आदिवासी और किसानों को केंद्र में रखकर एक भारतीयता का निर्माण हो सकता है। सबसे पहले मेरे सामने आए हबीब तनवीर, छत्तीसगढ़ का एक कस्बे में पैदा हुआ एक आदमी, जिसने पहली बार इंडियन डिस्कोर्स में, वो सही कह रहे थे सर कि सुरेश सिंह की किताब आ रही 1960 में, 64-65 में वो छप रही है, उसके आसपास महाश्वेता देवी का उपन्यास आ रहा है, और उसी के आसपास हबीब तनवीर ने काम करना शुरू किया है। कल्चरल आइडेंटिटी आदिवासियों की आज है आपके पास? क्या आपके पास वो रंगमंच है जिसे आप आदिवासी रंगमंच कह सकेंगे? नहीं है। पर हबीब तनवीर ने
एक भारतीय रंगमंच बनाया जिसका मूल आदिवासियों से ग्रहण किया। एक कहन शैली उन्होंने बनाई, पूरी ड्रामेटर्जी उन्होंने चेंज कर दी, बदल दी उसको। पांव अरस्तु का नाट्यशास्त्र और शेक्सपियर के नाट्यशास्त्र को उन्होंने पांव से यूं धकेल दिया अपनी दुनिया से बाहर, और उसने एक भारतीय संकल्पना तैयार की और पूरी दुनिया में उसका बाजा बजा। आगरा बाजार 1954 का नाटक है, 1954 का, लेकिन उसकी घोषणा एक विस्फोट के रूप में 1973-74 में होती, जब वो मोर नाव दमाद और चरणदास चोर जैसी चीजें करते। जब आप चरणदास चोर का वो प्रदर्शन देखते हैं 1900 और मोर नाव दमाद का, तब आपको लगता है कि आदिवासियों की जो सांस्कृतिक ताकत है। क्या किया हबीब तनवीर ने? हबीब तनवीर ने यह किया कि गए रायपुर और आदिवासी कलाकारों को, जो गंवई आदिवासी थे, जंगल में रहने वाले आदिवासी नहीं थे, छत्तीसगढ़ में वो भी था, बस्तर था, कांकेर था, वो एक पुराना बस्तर जिला जो यूरोप के कई मुल्कों से बड़ा था जब उसका विभाजन नहीं हुआ था। अभी 2000 तक था वो जिला, वो था, लेकिन वो जो गंवई अर्ध गंवई आदिवासी थे जो गांव में रहते थे, वहां से कलाकारों को लेकर आए और उन्होंने एक अल्टरनेटिव खड़ा कर दिया भारतीयता का। न उपन्यास में, न कहानी में, न कविता में, किसी और विधा में नहीं हुआ ये, संगीत में नहीं हुआ ये, चित्रकला में नहीं हुआ, इतना महान अल्टरनेटिव नहीं रचा गया है भारतीयता का जितना कि थिएटर में हबीब तनवीर ने कर दिया। तो मेरे लिए एक आदिवासी किसान भारतीयता को मैंने हबीब तनवीर से पहली बार पकड़ा, और उसके बाद एक उतना ही महान एक और किताब जिसके फॉर्म पर बात होनी चाहिए, जिसे मैं फॉर्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, महाश्वेता देवी का वो उपन्यास जो बिरसा मुंडा पर है, वो उतना महान और महत्वपूर्ण उपन्यास नहीं है, भले ही वो हिस्ट्री और सोशोलॉजी और तमाम चीजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। उनका ज्यादा महान उपन्यास है जिससे उस आदिवासी किसान संरचना को जीवन की समझा जा सकता है, और जिससे कि आप चाहें तो ये भारतीयता का बेस कर सकते हैं आप उसको। वो उपन्यास उनका चोटी मुंडा और उसका तीर। चोटी एक नदी का नाम। इतनी बार ये लाइन उस उपन्यास में आती है, और जहां चोटी चलता था वहां उसके बारे में एक कहानी चल जाती थी। क्या ही अद्भुत ही बातें महाश्वेता देवी ने की। और उसके बाद 2 कवि हिंदी के, देखिए मैं जितने रचनाकारों के नाम ले रहा हूं उसमें कोई भी आदिवासी नहीं है, क्योंकि अभी आदिवासी हिंदी के और भारत के मुख्य परिदृश्य में आए नहीं है। जब ये डिस्कोर्सेस शुरू हुए हैं तो ये इस तरह से शुरू भी नहीं हुए थे। हबीब तनवीर ने कभी भी कोई आदिवासी डिस्कोर्स नहीं किया, वो हिंदुस्तान का डिस्कोर्स कर रहे थे। वो कह रहे थे, इतनी ताकत से तो कोई आदमी नहीं कह रहा था 70 के दशक में। उन्होंने कहा कि संस्कृति यदि कहीं बची हुई है तो वह जंगलों में बची हुई है। ये उनके इंटरव्यूज के हेडलाइंस हैं, अंग्रेजी और हिंदी के इंटरव्यूज के। और जंगल वहां कोई अवमानना मूलक शब्द नहीं है, जंगल एक सम्मान का शब्द है। जब हबीब तनवीर ये बात कह रहे हैं तो हिंदी के 2 कवि जिससे मैं उस आदिवासी भारत की का मूल आधार ग्रहण करता हूं, वो ये कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध और विनोद कुमार शुक्ल। ये इसलिए कि ये दोनों कवि उस छत्तीसगढ़ में रहे हैं। मुक्तिबोध की परवर्ती कविताएं, क्या साहचर्य का और सहजीवन का उससे बड़ा कोई कवि है भारत के भीतर? साथी भाव का, कंपेनियनशिप का, कॉमरेडशिप का। और जब मैं उसको कॉमरेडशिप कह देता हूं तो एक पॉलिटिकल चीज लगने लगती है। नहीं, वो जंगल में रहने वाला जो संगी है, सुनो सुनो संगवारी मोर भाई चरणदास चोर नहीं है। वो जो संगवारी है, वो जो संगवारी को उन्होंने कॉमरेड में बदल दिया है। मुक्तिबोध की अनेक कविताओं के उदाहरण मैं दे सकता हूं, पर मैं दे नहीं रहा हूं। और विनोद कुमार शुक्ल, क्योंकि ये 2 वो कवि हैं। क्यों है मुक्तिबोध के यहां कि लोग सांवले हैं और सांवले का सौंदर्य है, और वो चमकता है सांवल सौंदर्य, काले का सौंदर्य। बबूल जैसी कविता में क्यों वो है अंधेरे में जैसी कविता ने, कि ये सब कुछ जिसने किया है वो एक लोहार है जो काला बलवान है, तम श्याम। मुक्तिबोध ने कहा अंधेरे में कविता में, ये काले की महानता जो भारत गोरे के पीछे कई किलोमीटर भागता रहा। हमारे सब देवता नीले, राम नीले, कृष्ण नीले, शिव नीले,
लेकिन उनकी सबकी प्रेयसियां और पत्नियां गोरी। ये जो गुत्थी है, ये सब कुछ के बावजूद वो गोरे के पीछे है। मैं नहीं कह रहा कि राम भागे, मैं नहीं कह रहा कि कृष्ण भागे, पर गोरा है वहां। लेकिन मुक्तिबोध कह रहे हैं वो तम श्याम। कहां से आया है ये जो भारतीयता बनेगी वो सिर्फ ऐसी नहीं होगी कि आप इतिहास में और इसको बदल देंगे। नहीं, रंग बोध आपको बदलना पड़ेगा, कलर सेंस बदलना पड़ेगा। कलर्स की जो हायरार्की है, वेशभूषा की जो हायरार्की है, आपकी इसकी मांग पार्टी की जो हायरार्की है, ये जो छोटे बालों की हायरार्की है, ये सब बदल देनी पड़ेगी। क्योंकि छोटे बाल वाले इलीट हैं, सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं। आय हाय, ये सब बदलना पड़ेगा जब आप आएंगे। और विनोद कुमार शुक्ल, वो तो अद्भुत कवि है हिंदी का। मैं कहता हूं कि वो पहला ऐसा हिंदी का कवि है जिसकी आंख आदिवासी की आंख है। मनुष्य नहीं है वो, पूरा मनुष्य आदिवासी नहीं है, पर उसकी आंख, उसकी देखने की का जो तरीका है, वो आदमी जो हताशा से थक कर बैठ गया था, मैं उसे नहीं जानता था, हताशा को जानता था। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, वह मुझे नहीं जानता था, पर इस तरह हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर इस तरह साथ चलने को जानते थे। ये आदिवासी नहीं है तो क्या है ये बिना आदिवासी के नहीं हो सकती ये बात। जो जंगल की तरह होंगे, मैं उनके पास चला जाऊंगा। जंगल जैसे लोगों, नदियों जैसे लोगों के पास मिलने मैं उनके पास जाऊंगा। कौन है ये जंगल जैसे लोग? रायपुर बिलासपुर संभाग कविता पढ़िए, एक छोटा सा दृश्य है उस कविता के भीतर। रेल के डिब्बे में घुसते हैं, मजदूर बनने के लिए जा रहे हैं आदिवासी, पंजाब जा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं, और पैसेंजर ट्रेन में सब चढ़ते हैं, धड़ 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 धड़, और चलती है ट्रेन और एक छूट जाता है स्टेशन पर तो सब धड़ 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 नीचे उतर आते हैं। यहां तो सब एक दूसरे को छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। ये 1980 की कविता, रायपुर बिलासपुर संभाग। ये आदिवासी नहीं है तो क्या है ये कि एक छूट गया है तो सब छूट जाएंगे, अब नहीं जाएंगे आगे। और अंतिम दिनों की उनकी कविताएं, गुजरात जनसंहार पर लिखी हुई विनोद कुमार शुक्ल की कविताएं पढ़िए। वैसी अद्भुत कविताएं हिंदी में किसी दूसरे कवि ने गुजरात पर नहीं लिखी हैं। चीखने और चिल्लाने वाली और खूब नारा लगाने वाली कविताएं तो बहुतेरे लोगों ने लिखी हैं, पर ऐसी सूक्ष्म आदिवासी की तरह की कविताएं किसी ने नहीं लिखी जैसे विनोद कुमार शुक्ल ने लिखी हैं। इसलिए मैं कहता हूं, विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि वो हिंदी का पहला ऐसा कवि है। रामदयाल मुंडा के रहने के बावजूद मैं कह रहा हूं कि वो पहला ऐसा कवि है जिसकी आंख एक आदिवासी की आंख है, जिसका बर्ताव एक आदिवासी का बर्ताव है, जो भाषा को और मानवीय व्यवहारों को ऐसे बरतता है जैसे कि एक आदिवासी से हो सकता है। अभी उनकी आखिरी दिनों, आखिरी संग्रह की एक कविता है, एक छोटी सी कविता जिसमें वो कहते हैं कि एक अनजान जगह पर मुझे एक बच्चे ने, जो मां की गोद में था, उसने मुझे बाबा कहा। और ये सुनकर उसकी मां की आंखों में चमक आ गई। किस बच्चे की मां की आंखों में? कि उसने मुझ अनजान को बाबा कहा, मैं एक अनजान सगा। अब ये जो चीज है, ये किसान भारत में, आदिवासी भारत में ही होगी कि मां इसलिए खुश होगी कि छोटे होते बड़े होते हुए बच्चे ने एक अनजान आदमी को, जो उसकी बाबा की उम्र का है, उसे बाबा कह दिया है। कौन सिखाता है ये मनुष्यता? यदि वो गर्व कर रही है कि मेरा बच्चा सही तरीके से मनुष्य हो रहा है, जसिंता कहती है ना चिल्ला चिल्ला कर कि तुम हमें सभ्य बनाना चाहते हो, हम तुम्हें मनुष्य बनाना चाहते हैं। ये जो मनुष्य बनाना है, ये और नहीं तो क्या है? उसी कविता में कहते हैं कि मैं सन्यास नहीं लूंगा। विनोद कुमार शुक्ल कहते हैं, मैं सन्यास लेकर घर में और घरेलू रहूंगा। अब जैसे पुरखों के बारे में कह रहे थे कि जाना नहीं है उनको घर में और घरेलू रहना है। ज्यादा समय नहीं, हालांकि मैं बोल चुका ज्यादा, कि ये एक नींव है जो आदिवासियत की, आदिवासी केंद्रीय भारतीयता की संकल्पना इससे बनती है। 4-5 बातों की तरफ इशारा करता हूं। भरत भाई का थोड़ा सा समय मैं ले रहा हूं, अगले सेमिनार में उनको दे दूंगा।
एक चीज जो बार बार कही जाती है कि ये जब कोई भारतीयता बनेगी तो स्वाभाविक है कि वो भारतीयता, वो जल जंगल जमीन तो बार बार कहते हैं, पर ये भारतीयता प्रकृतिमुखी भारतीयता होगी। वो सहजीवन, प्रकृति के साथ सहजीवन, और मनुष्य के बीच में सहजीवन, जो दोनों प्रकृति के साथ रहते हैं, इस भारतीयता की नींव वाचिकता होगी। इसलिए सारे आदिवासी ध्यान रखें इस बात पर, और आदिवासियों का इतिहास लिखने वाले लोग भी ध्यान रखें कि आदिवासियत यदि 3000 साल से कीमती चीज है तो वो लिखित ना होने के कारण है। और जिस दिन आप लिखेंगे वो सारा का सारा झंझट शुरू हो जाएगा, जिसके कारण ब्राह्मण पैदा हुए, कायस्थ पैदा हुए, फारसी में लिखने वाले मुंशी पैदा हुए, और अंग्रेजी राज के कारिंदे और क्लर्क पैदा हुए, और ज्ञानी वो लोग पैदा हुए जिन्हें ज्ञानी कहा गया। इसलिए उसका केंद्र बिंदु वाचिकता होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लिखित नहीं होगा, पर लिखित वाचिकता के सबऑर्डिनेशन में रहेगा। क्या ऐसा संभव है रविभूषण सर? क्या यह संभव है कि एक ऐसी लिखित परंपरा हो जो वाचिक के सबऑर्डिनेशन में रहे, उसके अंदर में रहकर काम करे? हम सोचेंगे, देखेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है। तो ये भारतीयता जो वाचिकता जिसके केंद्र में होगी, जिसमें संगीत होगा, नृत्य होगा, और वहां नाचने वाले को कोई नचैया और नचनिया नहीं कहेगा। रेगेटरी टर्म्स, ये अपमानजनक शब्द वहां नहीं होंगे। उत्सव होगा, जीवन एक उत्सव होगा। ये वो भारतीयता होगी जहां जो न्यूनतम पर टिकी होगी। इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भारतीयता ही नहीं है, एक वैकल्पिक मनुष्यता भी है। वो जीवन होगा जो न्यूनतम पर टिका होगा, और जहां हर तरह के अतिरिक्त का निषेध होगा। कुछ भी चीज ज्यादा है, आपको 2 पतलून और कमीज की जरूरत है, और यदि आपके पास तीसरा है तो उसका निषेध होगा। यदि आपके पास 2 धोतियां हैं और आप तीसरी की कामना कर रहे हैं तो उस धोती का भी निषेध होगा। यदि आपके पास 1 चश्मा है और आपको पास दूसरा चश्मा खरीदना चाहते हैं तो उस चश्मे का भी निषेध होगा। आपके पास रहने की एक कुटी है, आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं तो उसका भी निषेध होगा। जो भी अतिरिक्त है, यहां तक कि आपके शरीर में, वो भी, उसका भी निषेध होगा। ये अतिरिक्त के निषेध पर टिकी होगी ये मनुष्यता, और ये अतिरिक्त के निषेध पर ये भारतीयता टिकी होगी। लिखित और शास्त्र और विधि यहां कहीं गांव के बाहर रहेंगे। लॉ, रिटन लॉ, शास्त्र, ये सब चीजें उसके बाहर में रहेंगी। स्वर्ग और नर्क और धर्मतंत्र और पुरोहित, ये सब भी गांव के बाहर रहेंगे। क्या ऐसी भारतीयता संभव है? यदि आप कहेंगे नहीं, कहेंगे नहीं है संभव है, तो आप याद रखिए कि फिर मनुष्यता भी संभव नहीं है। धन्यवाद। मुझे माफ करेंगे, मैंने कोई कविता नहीं पढ़ी। मैं कल कई दिनों से कविताएं इकट्ठी करके लाया था, लेकिन जैसी कि उम्मीद है कि फिर कहीं कोई सेमिनार में मिलना होगा तो मैं कुछ बातें कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।